नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए देखते हैं कि आज की क्लास का हमारा क्या एजेंडा है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड का क्या फ्यूचर होगा। यूएस ने जो हम पे पेनल्टी लगाई है उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। दूसरा, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या फ्यूचर है, क्योंकि ये फ्यूचर वाला सवाल ज़रूरी भी है। यूएस ने जिस हिसाब से हम पे टैरिफ अगर लगाया है, तो मतलब हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट फ्यूचर में आने वाले थे, उन सब के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। देन मैंग्रोव्स ड्राइव बिजनेस, तो ये हम लोग जो है एक एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंग्रोव्स जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। एंड देन इंडियाज डिजिटल सोवरेनिटी, खास तौर पे जो हमने यूके के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं। यूके के साथ तो हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर डिजिटल सोवरेनिटी का क्या रोल होगा। क्या जो डाटा ये यूरोपियन कंपनीज यूज कर रही हैं, इंडियन डाटा जो प्रोड्यूस हो रहा है, उस डाटा का इस्तेमाल क्या इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा वो डाटा बेसिकली। तो ये डिजिटल सोवरेनिटी का पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। अफ्रीका के अंदर सिविल वॉर में एक नया ट्रेंड देखने को मिला कि ड्रोन्स काफी यूज हो रहे हैं। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल अब तक हमने ग्लोबल वॉर्स में देखा था, यहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन में जहाँ पे सिविलियंस टारगेट हो जाते हैं, उनमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अपने आप में एक नई डेवलपमेंट है। एंड देन रशिया यूएस कन्फ्लिक्ट का ग्लोबल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो हमारा भविष्य कैसा होगा, क्या ये कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। पहले अगर आपको याद हो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू हम एक कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन जो है वो झेल चुके हैं। क्या ये एक नए टाइप का कोल्ड वॉर है जिसके अंदर एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है और दूसरी तरफ रशिया है और चाइना है। सो दिस इज द न्यू यू कैन से सिचुएशन। अब क्या इन चीजों का इम्पैक्ट होगा ये हमें यहाँ पे देखना है। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट पेज इटसेल्फ। तो मेन न्यूज पे आने से पहले हम ये हेडलाइंस जो हैं एक बार देख लेते हैं कि बिहार में जो वो एक्टिविटी चल रही है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन की, उसने 65 लाख वोट्स जो हैं वो स्लैश कर दिए हैं। नाउ पॉइंट इज दिस दिस इज अ वेरी बिग नंबर। ये बहुत बड़ा नंबर है जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे नहीं प्रोड्यूस कर पाए हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरवीन करेगा अगर हमें बहुत बड़ा नंबर नजर आता है। नाउ 65 लाख, ये बहुत ही डिसाइसिव नंबर है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर नंबर का ऑन द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। ओके, तो ये चीज हमें समझनी है। अब देखिए, बिहार से बहुत जगहों पे माइग्रेशन होता है, ठीक है। ऐसा बहुत जगहों पे हो रहा होगा कि वो माइग्रेंट्स जो हैं वो भी इस समय बिहार में नहीं रह रहे, और वोटिंग करने के लिए कई लोग स्पेशली अपने घर वापस जाते हैं। तो उन लोगों का क्या होगा जो लोग अभी एट प्रेजेंट अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं लेकिन वो वोट करने की इच्छा रखते हैं। तो उन माइग्रेंट्स के उस वोटिंग राइट का क्या गवर्नमेंट जो है प्रबंध करने वाली है, ये हमें यहाँ पे देखना है। और 65 लाख तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है, मतलब आई एम सरप्राइज्ड विद दिस नंबर। इसलिए ओपोजिशन भी पॉइंट रेज कर रहा है कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो इन्होंने बताया कि पटना जो इलेक्टोरल एरिया है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा था, सिर्फ एक एरिया के अंदर वो फर्स्ट फेज में 3.95 लाख वोट्स वहां पे कट गए हैं। अब 3.95 लाख वोट एक ही यूनिट में से कट जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जबकि पटना के अंदर तो माइग्रेशन भी हो रहा होगा, मतलब बिहार के अंदर भी तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा होगा, गांव से लोग पटना में जा रहे होंगे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू इंटरवीन अगर ये नंबर इतना ही बड़ा नजर आता है तो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, इंडिया यूएस टाइज हैव वेदर्ड सेवरल चैलेंजेस, दिस इज व्हाट एमईए इज सेइंग। तो अब स्टेटमेंट आ गई है कि देखिए, इंडिया बहुत ही कैलकुलेटिव चल रहा है यहाँ पे। आप अगर इंडिया की अप्रोच देखेंगे तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया। ट्रंप ने ट्वीट करके ये बताया कि इंडिया जो है वो अपना ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया स्लैश कर रहा है, ठीक है ना, कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट थोड़ा सा है वो कम कर देंगे। ये प्रेजेंट डेवलपमेंट हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आज सुबह जो है ट्वीट किया है वहां पे। और हम काफी कैलकुलेटिव चल रहे हैं अभी तक। ये जो टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ क्लियर, हमने यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगाए हैं। देखिए,
हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, बहुत ही कैलकुलेटेड वे में चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक डील जो है ये स्ट्राइक हो जाए, और हम यूएस की कंपनीज पे अभी एट प्रेजेंट कोई हम काउंटर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। क्लियर? तो ये बड़ी चीज है जो आपको समझनी है। प्लस आगे एक आर्टिकल है जो ये कह रहा है कि यूएस ने भी अभी डायरेक्टली इम्पोज नहीं किया है। सो दिस इज जस्ट द अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट है। उस अनाउंसमेंट के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो अभी आने में टाइम है। क्लियर? तो मे बी इन द मीन टाइम हम कोई डील स्ट्राइक कर लेंगे जिसके बाद जो है ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडिया एक बात क्लैरिटी के साथ बता चुका है कि एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर के अंदर हम लोग जो है नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंपल्शन। मतलब अगर आप मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो मोदी जी को लेने हैं वोट। क्लियर? और ये वोट कहाँ से मिलेंगे? इंडिया में तो वोट ज्यादातर रूरल एरिया से आते हैं, तो वो पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते भी वो ये सब नहीं कर सकते हैं। तो बड़े ही सोच समझ के इस पूरी सिचुएशन को डील करना होगा। इट इज नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है ये। हम बहुत कैलकुलेटिव चल रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, और आपको दिखेगा इन द कमिंग टाइम देयर विल बी सम सॉल्यूशन। क्लियर? तो हमारी लीडरशिप की आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी कि हम रिएक्टिव नहीं है, कि ट्रंप ने सोचा कि वो टैरिफ बढ़ा देंगे तो इंडिया भी टैरिफ बढ़ा देगा और हम ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन में जाएंगे। इंडिया इज नॉट एंटरिंग इनटू ट्रेड वॉर। हम बहुत ही स्मार्ट मूव कर रहे हैं। स्मार्ट मूव क्या है? हम RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो ग्रुपिंग थी, ये RIC ग्रुपिंग, ये पिछले कुछ सालों में डेड पड़ी हुई थी। आज एट प्रेजेंट इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिवाइव दैट। तो यूएस को सही मैसेज जाएगा कि अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हो, हम मजबूर हैं, हमें रशिया और चाइना की तरफ थोड़ा रुख दिखाना पड़ेगा। तो RIC का रिवाइवर होता है तो इससे जो है आप देखेंगे कि इसका असर जियोपॉलिटिक्स पे पड़ेगा, है ना? अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि इंडिया और यूएस जो है वो एक साथ जा रहे हैं, बट अगर यूएस हमें प्रेशराइज करता है, बिकॉज व्हाट यूएस इज डूइंग, यूएस इज बेसिकली गेटिंग क्लोजर विद पाकिस्तान। नाउ दैट इज समथिंग विच इज अलार्मिंग फॉर अस। ट्रंप ने बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट दी और जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक थी। बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि 5 जेट गिरे। जेट गिरे, कितने गिरे किसी को नहीं पता है, ठीक है, बट दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, और हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। अब ये चीज जो हो रही है उसके काउंटर में हम RIC को रिवाइव कर सकते हैं, एंड यू कैन से दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग मूव। बहुत बड़ा मूव होगा ये। ओके, एंड इतना ही नहीं है, आप अब और सीरियस हो जाइए ब्रिक्स के एंगल पे। तो इंडिया ऑलरेडी वहां पे भी एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है, एंड इफ वी डिसाइड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल, डेफिनेटली हमें उसका जो है असर देखने को मिलेगा। यूएस भी थोड़ा समझेगा कि अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेशराइज करोगे ना इंडिया को, तो वी विल, दिस इज व्हाट वी कैन डू। Okay, this is how global politics is played. If he can get closer with Pakistan, so can we get closer with Russia and China. So there are ways to do things. Clear? अब बात करते हैं, अब देखिए इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड की कहानी है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो हम समझ रहे हैं कि भाई इफ इंडिया स्टॉप्स बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, है ना, कि हम अगर ट्रू सेंस में ऑयल रशिया से लेना बंद कर दें। अब देखो एक डाटा है, एक स्टैटिस्टिक्स है जो ये बताता है कि एक टाइम ऐसा था कि हम सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट का 0.4% रशिया से लेते थे। ओके, बट हम एट प्रेजेंट 40% अपनी रिक्वायरमेंट का रशिया से ले रहे हैं। तो हम पहले मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरब, इराक, इन सब से तेल लेते थे, और अब हम जो है ज्यादातर रशिया से ले रहे हैं। अब रीजन सबे पता है कि भाई रशिया जो है इट इज ऑफरिंग अस दिस ऑयल एट अ वेरी चीपर प्राइस। बहुत ही चीपर प्राइस पे जो है ये तेल हमें मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग इट, है ना? हमें तो अपनी नेशनल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना है। तो इंडिया इज रशियाज सेकंड लार्जेस्ट ऑयल कस्टमर, आप देख सकते हैं, और समवेयर अराउंड 10 to 15 बिलियन डॉलर एनुअली हम लोग तेल ये खरीद रहे हैं यहाँ पे। ओके, 60 to 80 डॉलर पर बैरल का रेट हमें पड़ रहा है। एंड पॉइंट इज दिस, इफ इंडिया स्टॉप्स, मेजर सवाल यही है ना कि इफ इंडिया स्टॉप्स, तो सबसे पहला असर पड़ेगा रशिया की कैपेसिटी पे टू कंटिन्यू विद द मिलिट्री ऑपरेशन, और ये जो आर्म्स प्रोडक्शन पे काम चल रहा है रशिया का। देखिए एक पॉइंट समझना है कि रशियन इकोनॉमी एट प्रेजेंट जो है सैंक्शंस झेल रही है। वेस्ट ने तो जबरदस्त इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, और जो हेल्प कर रहे हैं रशिया की, देर आर 3 कंट्रीज, वन इज चाइना, इंडिया,
and Turkey. Now the point is this, if India stops, खेल यही है ना, if India stops तो China and Turkey they will have an upper hand, बिकॉज वो लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना तेल खरीदने में, तो हमें ही प्रेशर फील करना पड़ रहा है, एंड दिस इज हाउ प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी। तो अगर हम ये परचेज करना बंद कर सकते हैं, एंड पॉइंट विल बी दिस, रशिया विल सेल ऑयल एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, चाइना और टर्की को भी वो और तेल बेचता रहेगा, है ना, रशिया के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे G7 कंट्रीज ने एक लिमिट अनाउंस कर रखी है कि रशिया से अगर तेल लेना है तो $60 पर बैरल से कम तेल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि G7 कंट्रीज में मेजर इकोनॉमीज आ जाती हैं तो सभी लोग इनकी बात मानते हैं, अदरवाइज ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इस पॉइंट पे आपको समझना होगा। अब देखिए, अगर प्राइसेस और रिड्यूस होती हैं ऑयल की, रशियन ऑयल अगर और सस्ता मिलता है, तो आप देखेंगे कि भाई रशिया का प्रॉफिट कम हो जाएगा यहाँ पे, वो प्रॉब्लम है। और रशियन इकोनॉमी तो हिट होगी ही होगी विदाउट अ डाउट। अभी बड़े टंक में हम लोग तेल ले रहे हैं रशिया से, इंडिया इज अ वेरी बिग यू कैन से ऑयल कंज्यूमिंग नेशन, और बहुत बड़ा अमाउंट हम लोग कंज्यूम करते हैं रशियन ऑयल का। अच्छा, अब इसका ग्लोबल मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? पहली चीज, प्राइस वोलेटिलिटी तो आएगी ही आएगी। इंडिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 5% ऑफ द ग्लोबल ऑयल डिमांड, एंड वी आर यू कैन से गेटिंग ऑयल फ्रॉम मिडल ईस्ट, यूएस। अभी क्या होगा कि जब आप रशिया से इस मिडल ईस्ट वाले ऑयल की डिमांड पे जाओगे या यूएस के ऑयल की डिमांड पे जाओगे, द आउटकम इज गोइंग टू बी प्राइस फ्लक्चुएशन होगा। इमीडिएटली जो है प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज अभी तक तो हम तेल ले ही नहीं रहे ना, हम तो रशिया से ले रहे हैं डिस्काउंटेड उस पर। तो जैसे हम इधर जाएंगे एकदम से डिमांड इंक्रीज होगी, है ना। सो देयर इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अस। ओके, अल्टरनेटिव बायर्स की बात करें, चाइना में सीक डीपर डिस्काउंट्स हिटिंग रशियन मार्जिन, होगा ऐसा। पॉसिबल इमरजेंस ऑफ शैडो फ्लीट्स फॉर इलिसिट ऑयल ट्रांसपोर्टेशन विद हायर लॉजिस्टिकल कॉस्ट। ओके, तो ये शैडो फ्लीट्स का कंसेप्ट जो है ये हमें पहले भी दिखा है कि सीरिया वॉर में भी ये सब चल रहा था, जब इस्लामिक स्टेट्स था तब भी ये सब चल रहा था, और अब भी जो है रशियन कंपनीज अपना तेल बेचती रहेंगी थ्रू द शैडो फ्लीट्स। ये एक तरीके से इनफॉर्मल ट्रेड टाइप होगा, जो आपके प्रेजेंट जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड का सिस्टम है उसके पैरेलल चलेगा। मतलब इसमें इलीगली कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये लीगल कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो ये पॉइंट है। एंड देन जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न लिवरेज इंडिया शिफ्ट विल बूस्ट वेस्टर्न एफर्ट्स टू इकोनॉमिकली आइसोलेट रशिया। यस, ये इम्पैक्ट होगा। देखिए, रशिया को भी एक चीज समझनी है, रशिया इज नॉट स्टॉपिंग द वॉर, ये सबसे बड़ी चीज है। एंड वेस्टर्न कंट्रीज क्यों इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पे जा रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू प्रेशराइज रशिया टू स्टॉप अ वॉर इमीडिएटली। ओके, और एक तरीके से ये वॉर की फंडिंग इंडिया, चाइना, टर्की ही कर रहे हैं। एज सुन एज दिस पर्टिकुलर यू कैन से ऑयल डिमांड इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, जब इंडिया रशिया से तेल ही नहीं खरीदेगा तो कम से कम $15 बिलियन का झटका तो लगेगा यहाँ पे। ये सबसे बड़ी पॉइंट है जिसको देखना है। ओके, तो रशिया जो है वो हमें देखना होगा, रशिया माइट ऑफर इंडिया चीपर आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू मेंटेन टाइज। नाउ दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज हो सकती है कि हमें जो है वेपन्स की सप्लाई रशिया यहाँ पे करने लगेगा। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है, क्या आउटकम होता है। इसका यूक्रेन वॉर पे भी बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज अगर रशिया के ऑयल रेवेन्यूज कम हो जाते हैं तो उनका मिसाइल प्रोडक्शन, ड्रोन प्रोडक्शन, ट्रूप सप्लाई, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, एंड थिंग्स में शिफ्ट टुवर्ड्स डिप्लोमेसी। कि भाई यहाँ पे हम लोग भी यूक्रेन को वॉर को एंड करना चाहते हैं, और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन पे रशिया अब आने को मजबूर हो सकता है। सो दैट विल बी द आउटकम कि वॉर इमीडिएटली जो है वो रुका जा सकता है अगर इंडिया ये ऑयल बाइंग बंद कर दे तो। ओके, अब हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। देखिए, एक पॉइंट ऐसा है कि ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, खासकर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। ओके, क्योंकि अगर हम ये बात मान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वो एक ये मैसेज देगा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज कर ली, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक बार क्लियर होती है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ओके, सो दैट इज समथिंग विच इज देयर, है ना, जिसको हमें समझना है।
एंड वी हैव टू मेंटेन दिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ओके, तो हम उसके ऊपर बहुत एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन इतने प्रेशर में ये चीज़ करना डिफिकल्ट होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत डिफिकल्ट है, स्पेसिफिकली यूएस और दूसरी तरफ रशिया के जो इक्वेशन है। तो ये यूएस के साथ हमारा ट्रेड बहुत बड़ा है ना, रशिया के साथ हमारा ट्रेडिशनल रिलेशन है। तो ये हमारी इक्वेशन है और ये डायलेमा है, डिप्लोमेटिक डायलेमा है कि हम क्या करेंगे। और प्रॉब्लम इज दिस इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये दुनिया आज की पोलराइज्ड है। इस पोलराइज्ड दुनिया में आपको साइड्स लेने ही पड़ते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है और वो हमें दिख भी रहा है यहाँ पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके बातचीत की जा रही है। तो यूएस ने अपने जो है एक एनवॉय को यहाँ पे भेजा है टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। अब देखिए इसके अंदर हम लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं कि कैसे आप इंडिया के मेजर पोर्ट्स को यूरोपियन पोर्ट्स के साथ डेवलप करेंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, इस इंफ्रा प्रोजेक्ट में और भी कंपोनेंट ऐड होंगे लाइक फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक्स, है ना, वो सारी चीज़ें। और आइडिया ये है कि भाई ये डेवलपमेंट अगर आती है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रियलाइज होता है, तो इंडिया को, हमारे ट्रेड को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एंड वी विल बी इन अ सिचुएशन टू काउंटर चाइना, कि हम चाइना को यहाँ पे काउंटर कर पाएंगे, चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ओके, उस डेवलपमेंट को टारगेट कर पाएंगे यहाँ पे हम। एंड इट विल बी अ रियली ग्रेट थिंग इफ वी विल बी एबल टू डू दैट। अब देखिए यहाँ पे इस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के क्या फायदे हैं। सो इट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग यू चीपर फास्टर ट्रेड रूट टू यूरोप। और ये ट्रेडिशनल रूट्स हैं उनको जो है एक तरीके से बाईपास भी कर रहा है। बाईपास का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, देखिए यहाँ पे हुदीज के अटैक हो रहे थे यमन के अंदर, है ना, और स्वेज कैनाल के अंदर एक बार शिप अटक गया था। देयर वाज वन शिप व्हिच वाज स्ट्रक इन स्वेज कैनाल। एज दैट शिप वाज स्टक इन, यू कैन से, स्वेज कैनाल, आउटकम ये था कि 20 से 30 दिन तक कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं हो पाया था, बहुत लंबी लाइन लग गई थी बड़े बड़े कंटेनर्स की। तो हम वो सिचुएशन दोबारा नहीं चाहते, इसीलिए हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट चाहिए कि ताकि आपका ट्रेड जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे यहाँ पे। ओके, सो दैट ऑल्टरनेटिव रूट बेसिकली यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इस रूट से होके जाता है। अब देखिए इजराइल तो वॉर में बिजी है, जॉर्डन की कैपेसिटी नहीं है ना, और यमन के पास से अगर आप देखेंगे तो वहां पे वॉर चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे एरिया का, कि ये जो पॉलिटिकल इवेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, जिस लेवल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें दिख रही है, जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं होगी, आप आईएमईसी को भी उसके पोटेंशियल को ट्रूली रियलाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो लड़ाइयाँ रोकनी है और उसी के लिए तो ये सब चल रहा है यहाँ पे, एफर्ट मारा जा रहा है। तो एक्सपोर्ट्स को मेजर बूस्ट मिलेगा अगर हम इसको आगे लेके जाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ओके, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में 30 to 40% का मेजर इंक्रीज होने वाला है, बड़ा बूस्ट मिलेगा हमें। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे की सेक्टर्स जो हैं वो ट्रेड करते हैं यूरोप के साथ। और टेक्सटाइल की अगर आप बात करते हो तो ये तो जॉब क्रिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर, बिकॉज लेबर इंटेंसिव है ना। देन एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रीन हाइड्रोजन भी इसका एक कंपोनेंट है। देखिए हम 85% अपनी ऑयल की जो भी डिमांड है वो इसी एरिया से लेके आते हैं। तो अगर कहीं पे भी डिसरप्शन होता है, हमारी इकोनॉमी डायरेक्टली हिट हो जाती है। और यहाँ पे जब आप आईएमईसी लेके आएंगे तो आपकी जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल ही स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, प्रिडिक्टेबल रहेगी, बढ़िया रहेगी। एंड देन फ्यूचर में हम ग्रीन एनर्जी हब्स को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन पाइपलाइन भी इसके अंदर बिछाई जाएगी, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। नॉट जस्ट दैट, वी कैन बाय ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम सऊदी अरब डायरेक्टली, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट थिंग। ओके, तो ये सभी आइडियाज हैं जो आईएमईसी के साथ डेवलप होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आप काउंटर कर पाओगे। एक तरीके से ये जो आईएमईसी है ये ट्रांसपेरेंट है, डेमोक्रेटिक है ना। चाइना तो बहुत सारी चीजें छुपाता है। एंड देन जो हमने यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए थे जैसे I2U2, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, आप देखेंगे कि हमारी जो कोलैबोरेशन सऊदी अरब के साथ है, यूएई के साथ है, वो सभी जो है अपने ट्रू पोटेंशियल पे हम लोग रियलाइज कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा गेन है जो हमें होगा इफ दिस पर्टिकुलर आइडिया मटेरियलाइजेस, क्लियर।
फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी को अगर ध्यान में रखें तो इसके अंदर रेल और पोर्ट नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, डिजिटल एनर्जी कॉरिडोर्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। तो कितना जबरदस्त पोटेंशियल है कि हम इसको यहाँ पे टैप करेंगे, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। क्लियर, हाई स्पीड डाटा लिंक्स एस्टेब्लिश होंगे, इंडियन आईटी के लिए बड़ा एक तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी। पोर्ट अपग्रेडेशन, मुंद्रा, कोची, क्योंकि कनेक्टिविटी इनके साथ एस्टेब्लिश करनी है, तो अब आपके यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना, हमारे यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। अडानी किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ मिलके ये सब कर सकता है, थिंग्स कैन बी डन इन दिस वे। तो ये बढ़िया आइडिया है जो हम यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं। चैलेंजेस हैं, वही चैलेंज, इसराइल पैलेस्टीन कंफ्लिक्ट चल रहा है, सऊदी अरब ईरान राइवलरी चल रही है, नॉट जस्ट दैट, इसराइल ईरान राइवलरी चल रही है ना। तो ये सब दिक्कत है, प्लस फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट एस्टिमेटेड है दैट इज 20 to 25 बिलियन डॉलर्स, और अगर आपने इसे नहीं बनाया तो ये जो प्राइस है ये एस्केलेट होगा, ओके, फर्दर इंक्रीज होगा, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अस। अभी एट प्रेजेंट अगर इतनी लड़ाइयां चल रही हैं तो अभी तो ये ही नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या है। आप सोच रखिए कि प्राइस अपने आप फिर बढ़ जाएगा इसका, तो इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अस। अब बात करते हैं इंडिया डिजिटल सोवरेनिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने अभी यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, इसका नाम जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है, और इसको काफी मतलब प्रेज किया गया कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, दिस एंड दैट, है ना। और हम इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट कर पाएंगे। डिजिटल सेक्टर्स जो हैं, हमने कुछ एक कंसेशन दिए हैं, और जिससे जो है मतलब मीडिया स्क्रूटनी इसकी नहीं हुई है। अब किस लेवल पे आपने डिजिटल एरिया में कंसेशन दिए, तो सिंपल सी चीज समझो कि भाई देखिए, पहला सवाल होता है सोर्स कोड डिस्क्लोजर का। तो इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन ये रही है कि वी वांट टू हैव sovereign access to the source code of critical digital goods and services that are produced in India. Okay, यूरोपियन कंपनीज बिजनेस कर रही हैं, इंडियंस का डाटा बन रहा है, उसके जो बेसिक में सोर्स कोड है उस पे इंडिया का होल्ड होना चाहिए। दैट इज वन पॉइंट हियर। नाउ दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज नॉट एड्रेसिंग दिस पॉइंट, क्लियर। तो unlike US and WTO practices, India's deal applies disclosure obligation universally, including the vital infrastructure software. Okay. अब पॉइंट ये है कि इसमें हम लोग लूज क्या करेंगे, लॉस ऑफ रेगुलेटरी राइट्स, नो मोर एबिलिटी टू एग्जामिन और स्क्रूटनाइज द सोर्स कोड फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस रिलेटेड टाइम। जो भी वो सोर्स कोड होगा यूरोपियन सॉफ्टवेयर का, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। कभी कभी जरूरत भी पड़ जाती है, कोई बहुत ही टेक्निकल मैटर आ जाए, तो यू नीड टू हैव दैट एक्सेस। गवर्नमेंट, ओपन गवर्नमेंट डाटा एंड गेट डाटा रिसोर्सेज की बात करें तो गवर्नमेंट डाटा सीन एज अ ट्रांसपेरेंट टूल। नाउ डाटा इज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स फॉर एआई एंड डिजिटल इनोवेशन। तो इंडिया हैज कंसीडर्ड द गवर्नमेंट हेल्ड डाटा इज नॉट एक्सक्लूसिवली सॉवरन, मतलब यूरोपियंस भी इंडियंस का वो डाटा यूज करेंगे, वो सिर्फ हमारा नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट। अब सिंपल सा गेम इसके अंदर क्या होता है कि ये तो डेटा स्टोरेज का पूरा खेल है, और डेटा स्टोरेज के जो सर्वर्स हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, दो सर्वर्स आर बेसिकली लोकेटेड इन यूरोप, है ना। मल्टीपल रीजंस की वजह से हैं। एक तो उनको जो ठंडा क्लाइमेट होता है वो काफी सूट करता है, मशीन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, फ्रॉम दैट एंगल इट इज गुड। ओके, उस लिहाज से भी इसको जो है हम यूरोप में ही इसको हमने रखा हुआ है, तो कंपनीज ऐसे ही चलती हैं। अच्छा, देन ब्रॉडर डिजिटल ट्रेड कमिटमेंट्स की बात करें तो इंडिया स्टैंड्स ऑन डिजिटल लोकलाइजेशन, फ्री ट्रेड फ्लो हैज बीन वीकन। अब ये हम चाहते थे कि जो डेटा लोकलाइजेशन है ये आज की डेट में हम डिबेट में ही नहीं लेके आ रहे हैं। नहीं तो अगर आप देखेंगे हमने डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो हम लेके आए उसके अंदर भी पुराने वाले कानून में तो यही मुद्दा था कि डेटा लोकलाइजेशन करना है, हमें मेक श्योर करना है कि इंडियंस का जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर हो। लेकिन एट प्रेजेंट वी हैव वीकेंड दैट डिमांड। सर्वर बाहर है तो डेटा बाहर स्टोर होगा, और इसीलिए इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है कि देर इज लैक ऑफ क्लैरिटी कि वाकई क्या डिजिटल सोवरेनिटी है। कोई उसको लेके अभी तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है, खासकर हम यूके के साथ जो हमारी डील हुई है उसके अंदर। बिकॉज अगर हम यूरोप के साथ डील करेंगे तो दैट विल बी द बेंचमार्क। जिस तर्ज पे हमने यूके के साथ डील किया है उसी तर्ज पे हम यूरोप के साथ भी डील करेंगे।
ओके, सो दोनों ही यूरोपियन नेशंस हैं, है ना, तो ऐसा होगा। अब बात करते हैं मैंग्रोव्स से रिलेटेड कि मैंग्रोव्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, प्लस जो इकोलॉजिकल इकोनॉमी है, क्लाइमेट रेजिलियंस, इको सिस्टम जो सर्विसेज ये मैंग्रोव्स देते हैं, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। दे आर द नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशरीज हैं वहां पे, है ना, और फिशरमैन कम्युनिटी तो इन फिशरीज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। देर आर और यू कैन से स्पीशीज दैट आर देयर इन मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स एक तरीके से हॉटस्पॉट बनता है आपका, एंड इट इज रिच इन डाइवर्सिटी। बहुत सारे स्पीशीज यहाँ पे होते हैं। अब अगर आपके मैंग्रोव्स कट रहे हैं तो इन स्पीशीज को भी इम्पैक्ट होगा। फिशी जो है, फिश जो है वो यहाँ पे नहीं आएंगी, और फिश अगर नहीं होगी तो फिशरमैन कम्युनिटी की लाइफ भी इम्पैक्ट होगी। सो ये सारी चीजें डायरेक्टली लिंक्ड हैं, डायरेक्टली इम्पैक्टेड है। अब मैपिंग एंड टेक्नोलॉजी हम एक ऐसी चीज है जो कर सकते हैं। तो आपके पास जियो स्पेशल एआई सैटेलाइट्स हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप ड्रोन का इस्तेमाल कीजिए। मेक श्योर दैट दिस मैपिंग एक्टिविटी इज देयर। ओके, तमिलनाडु के अंदर ये सब किया जा रहा है और इसका बेनिफिट भी हुआ है वहां पे। अच्छा, अब अगर आप इसकी कोस्ट एसोसिएट करेंगे तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वैल्यूड एट 462 मिलियन पर ईयर इन सुंदरबंस। सिर्फ सुंदरबंस के मैंग्रोव्स इतनी ज्यादा जो हैं, आप देखेंगे इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 46 करोड़ रुपीस की जो वैल्यू है, उतना कार्बन वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एंड वी नीड टू हैव कम्युनिटी बेस्ड नॉलेज, उसके थ्रू आप उसका यूज कीजिए इस कंजर्वेशन के अंदर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, और ये जो कम्युनिटी होती है ये अपने ट्रेडिशनल जो इनके इकोलॉजी होती है उस पर काफ़ी डिपेंडेंट भी होती है, तो हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यू हैव टू यूज़ टेक्नोलॉजी। आपको मेक श्योर करना है कि ये मैंग्रोव जो है रिवाइव हो, रीस्टोर करना होगा इनको, है ना। और कम्युनिटी लेड अगर आप कंजर्वेशन करेंगे तो पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा। नाउ व्हेन देयर इज पब्लिक पार्टिसिपेशन, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, सक्सेस के जो चांसेस हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव आउट ऑफ इट। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स आप यहाँ पे लेके चलेंगे, एंड इट विल बी अ गुड थिंग अगर हम इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो सिटीजन सिनेरियो की बात करें, वी हैव टू एंगेज सिटीजन, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ओके, मैंग्रोव एरियाज आपको बढ़ाने पड़ेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू हियर। so there are platforms like mangroves mitra, friends of mangroves that are there, they are already you can say functional and working। इसको पूरे कोस्ट एरिया में लेके आना है जहां जहां मैंग्रोव्स मिलते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट गवर्नमेंट हैज टू डू। अब बात करते हैं रशिया यूएस का कन्फ्लिक्ट अगर आगे जाके बढ़ता है, बिकॉज ये दो तीन स्टेटमेंट्स दी गई थी कि ट्रंप ने बोला कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय करेंगे, है ना। तो मतलब बोला कि दे विल डिप्लॉय 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स। ओके, तो रशिया ने भी काउंटर स्टेटमेंट दिया है कि दे सेड दैट वी हैव इनफ सबमरीन्स टू हैंडल देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से इनको हैंडल कर देंगे। ओके, दिस इज हाउ इट इज, बट मेजरली आप इसका इम्पैक्ट देखिए इन डेवलपमेंट्स का क्या है। तो पहली चीज, नेटो और यूरोपियन सिक्योरिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला, नेटो यूनिटी जो है वो ऑलरेडी इंप्रूव हो गई है। फिनलैंड, स्वीडन, दीज आर द न्यू कंट्रीज जो नेटो का पार्ट बने हैं, है ना। प्लस इसके बाद होगा क्या कि यूएस का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, खासकर पोलैंड और बाल्टिक्स में। ओके, सो दैट इज समथिंग विच वी विल बी सीइंग हियर, वो भी हम देखेंगे। तो साथ में आप देखेंगे कि जब इतना सब कुछ होता है, दो कंट्रीज आमने सामने होते हैं, देर इज अ रिस्क ऑफ डायरेक्ट कंफ्लिक्ट। तो आप देखिए कि किसी भी केस में अगर कोई मिस्टेक से ड्रोन इंसिडेंट हो गया या साइबर अटैक हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उस केस में नेटो की तरफ से कलेक्टिव डिफेंस होगा, मतलब सभी नेटो कंट्रीज एक साथ मिलकर रशिया के ऊपर हमला करेंगे। तो दैट सिनेरियो में वर्ल्ड वॉर के चांसेस जो हैं वो यहाँ पे एक बार फिर इंक्रीज होते हैं। किसी भी टाइप से अगर ये डेवलपमेंट होती है, देयर इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड वॉर आफ्टर दैट। ओके, तो रशिया का अलायंस जो है वो भी डीपन होगा और ज्यादा, रशिया चाइना क्लोज हो जाएंगे, है ना। क्योंकि यूएस अगर प्रेशराइज करेगा तो रशिया विल टिल्ट टुवर्ड्स चाइना, ऐसा होगा ही होगा। रशिया ईरान नॉर्थ कोरिया एक्सिस जो है वो स्ट्रेंथन होगा यहाँ से। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, एंड प्लस हमारे जैसे न्यूट्रल कंट्रीज के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा कि इस डिप्लोमेटिक डायलेमा को डील कैसे करना है। मैंने आपको पहले बताया कि पहले भी जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, हम इस सिचुएशन को डील नहीं कर पाते हैं, बट वंस वी विल बी एबल टू डू दिस, कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल के आएगा। इस डिप्लोमेटिक डायलेमा के पॉइंट को हमें समझना होगा। अब बात करते हैं
सैंक्शंस और रशियन इकोनॉमी के पॉइंट को, तो रशियाज रेजिलियंस एंड इवेजन की बात चल रही है यहाँ पे। सो ऑयल रीरूटेड टू चाइना एंड इंडिया एट डिस्काउंट्स, ये अभी तक चल रहा है। अभी एट प्रेजेंट हमें देखना है कि रशियन इकोनॉमी के ऊपर अगर सैंक्शंस लगते हैं तो ये एक तो इंडिया ही अंडर प्रेशर आ गया है यहाँ पे, है ना। यूएस की तरफ से जैसे ही हम पे पेनल्टी लगी है तो हमने अनाउंस किया कि हम जो है थोड़ा अपना रशिया से जो तेल खरीद रहे हैं उसे कम कर देंगे धीरे धीरे। ये तो हम करेंगे ही करेंगे, एकदम से तो बंद नहीं कर सकते। ग्लोबल एनर्जी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑयल एंड गैस में बहुत भारी फ्लक्चुएशन चल रहा है। एट प्रेजेंट इट इज स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज यूरोप इज शिफ्टिंग फ्रॉम रशियन गैस टू एलएनजी। बेसिकली ये कतर से आप यहाँ पे मंगाई जा रही है ना। तो ये डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पे। ओके, इन्फ्लेशन एंड सप्लाई चेन्स, दिस विल बी द इम्पैक्ट। अगर ये वॉर बढ़ता है तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होगा बिकॉज सी लेन्स डिसरप्ट हो सकती हैं। पूरा गेम यहाँ पे सबमरीन का चल रहा है। और आप ये मान के चलिए वर्ल्ड वॉर का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है, अगर सबमरीन्स वहाँ पे यूज में आती हैं तो वो एक तरीके से एरिया डिनायबिलिटी लेके आती हैं। ओके, कि दुश्मन जो है वो आपके उस एरिया को एक्सेस नहीं करने देगा। तो ये बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर ये वाकई सबमरीन वॉर इंक्रीज होता है तो। एंड देन साइबर अटैक और स्पेस कन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। सैटेलाइट वॉरफेयर इज द न्यू एरिया जो टारगेट में लाया जा सकता है। So these are few things that we will be witnessing and one has to be very watchful of these development. इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको बैलेंस आउट करना बड़ा दिक्कत वाला काम है। हमें ब्रिक्स के साथ भी एंगेज करना है, हमें G7 के साथ भी एंगेज करना है, अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए चलना है। ओके, सो दीज थिंग्स आर समहाउ डिफिकल्ट फॉर अस बट वी हैव टू डू इट। वो चीज़ हमें करनी ही करनी है। ओके, अदर देन दिस इफ वी सी, सो देर इज नथिंग मच, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, तो वो चीज़ें हमने देख ली हैं एंड विल लुक इनटू दिस। और कुछ छूट तो नहीं गया यहाँ पे। पॉलिटिकल न्यूज़ में हम घुसेंगे नहीं। यस, देर इज दिस न्यूज़। ओके, इसरो गेयरिंग अप फॉर नेक्स्ट यूएस कोलैबोरेशन। ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम लोग जो है लॉन्च करेंगे एंड द वेट ऑफ दैट सैटेलाइट इज 6500 kgs। ओके, और ये बड़ा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि हम इसके अंदर GSLV का इस्तेमाल करेंगे। तो 6500 kgs का सैटेलाइट शायद हमने अब तक नहीं भेजा है ना। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हैवी सैटेलाइट दैट वी विल बी सेंडिंग। तो हम अपनी देखिए, दिस इज व्हाट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। ओके, कि इसरो दुनिया को दिखा रहा है कि क्या हमारी कैपेबिलिटी है और हमारा जो लॉन्च का पूरा कोस्ट है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू व्हाट यूएस हैज। तो आजकल जो हमारा कंपटीशन है वो आपको देखेंगे कि मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स आर आल्सो देयर, उनके साथ भी हम compete कर रहे हैं। एंड ये जो सैटेलाइट लॉन्च मार्केट है दैट्स अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। ओके, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है ये। ठीक है, दिस इज अ ह्यूज मार्केट, $1 billion मार्केट एंड वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन दैट। सो दैट हैज बीन द बिग आइडिया, है ना, जिसको हमें यहाँ पे लेके चलना होगा। सो दिस इज द की पॉइंट एंड दैट इज द ग्रेट थिंग जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो अदर देन दिस देर इज नथिंग मच, और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ओके, सो वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको हमने देख लिया है and that has been the key point. Okay, so there is a news, India's stranded renewable project said to double to more than 50 gigawatt. अब देखिए ये प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, देर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन दिस। ओके, तो अनफिनिश्ड ट्रांसमिशन लाइंस एक ये प्रॉब्लम है कि आपने प्रोजेक्ट्स तो लगा दिए लेकिन साथ में ट्रांसमिशन अभी तक नहीं हो पाया है। तो दिस इज यू कैन से ये होल्ड पे आ जाती है चीज़ तो भी आप चीज़ों को आगे नहीं लेके जा सकते। रेगुलेटरी डिले है, इतनी जल्दी जो है क्लियरेंस नहीं मिलता, वो भी एक दिक्कत है ना। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 50 गीगावाट के अराउंड के प्रोजेक्ट्स हैं जो अटक गए हैं। नाउ वी हैव टू रिवाइव देम जल्दी से जल्दी। ये तो गवर्नमेंट की विल पे है, इफ दे डिसाइड दे विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज इश्यूज। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक की जा सकती हैं। So this is what we have for today's class. Then stay tuned, stay connected. Thank you very much. Have a great day.